My name is Anshashit. I'm basically from Maharashtra, and I have completed graduation from Political Science, Ferguson College, Pune, and I appeared for the civil services examination in August 2015. I gave my first attempt prelims. Then उसके बाद में in December I appeared for the mains, and in April I appeared for the interview, and in May I got selected with the rank of 361. और उसके बाद में I got into IAS. I got IAS, और उसके बाद में I got West Bengal cadre. So at present I am serving in West Bengal. I am serving in the Department of MSME in Textile. I am serving as an OSD there. और today I am going to talk about 90 days में how we should be preparing for civil service examination का जो prelim होने वाला है on 2nd June. So 1, 2, 3 there are few things that I would like to clarify. First of all, एक है कि I am assuming that most of you have started your preparation for the prelims since January 1st. So this is my basic assumption. I will be keeping in mind this assumption, and then I will be sharing. So I am assuming that आप सब लोगों ने 1 जून से फुल फ्लेजेड प्रीलिम का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था. उसके बाद में यू डिड नथिंग फॉर द मेंस. तो आपने मेंस का ना ऑप्शनल की चीज़ें पढ़ी है, ना ही आपने जीएस की चीज़ें पढ़ी है, ना ही आपने कोई टेस्ट सीरीज अटेंड किया है. फुल फ्लेजेड आपने प्रीलिम का प्रिपरेशन किया है. तो दिस थिंग आई एम अज्यूमिंग. सेकेंड थिंग इज़ दैट मैंने जो प्रीलिम दिया था, इट हैज़ बीन लाइक 2.5 years, ऑलमोस्ट 3 years हो गया है मेरे को प्रीलिम दिया. So I don't know whether I will be able to justify this session or not, but I will be sharing few tips which are like general. So still I will advise you to customize these tips, these guidelines in your own way. So I will be sharing the general tips, but I will just advise you to customize it according to your timetable. So let us just get started. First thing that I wanted to say is that टिल 15 अप्रैल के बाद में आप कुछ नया नहीं पढ़ोगे. सो अभी मार्च चल रहा है, मार्च का टाइम आपके पास पूरा है. आपके पास साउंड एरर. Let me just start it again. I'll just wear my earphones. I'm really sorry for this sound issue. Audible now? Am I audible now? Yeah, fine. So let us just get started. So I don't know आप लोगों ने कहाँ तक सुना है मेरे बात को. I was saying कि I am assuming कि आप लोगों ने 1st of June से इसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है. सो 1st of January से, आई एम सॉरी, फुल फ्लेजेड आपने मेंस का प्रीलिम्स का प्रिपरेशन स्टार्ट किया है. और उसके बाद में आपने कभी भी ना मेंस के लिए कुछ पढ़ा नहीं है. सो डेडिकेटेडली आपने पूरे जो 6 महीने देने थे प्रीलिम्स के लिए वो आप दे रहे हो. सेकेंड थिंग इज दैट मैं जो भी शेयर कर रहा हूँ वो आइडियाज इन जनरल है, तो उसको आप कस्टमाइज कर सकते हो आपकी तरह से. सो लेट अस जस्ट गेट स्टार्टेड. पहली चीज मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि टिल सिंस लाइक फ्रॉम अपकमिंग 15th of April टिल 15th of April आपको जो भी पढ़ना है नया, जो भी नई आपकी कुछ बुक्स पढ़ने की रह गई थी, कुछ नोट्स आपको पढ़ने थे जो आपने कभी पढ़े नहीं थे, तो वो आप पढ़ सकते हो 15 अप्रैल तक. उसके बाद में आई वुड सजेस्ट, आई माइट बी रॉन्ग बट आई वुड सजेस्ट कि उसके बाद में आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है. आपने जो भी अब तक पढ़ा है, मतलब 15 अप्रैल तक आपने जो पढ़ा होगा, जो भी पढ़ाई आपने प्रीलिम्स के लिए करी होगी, उसकी आपको रिवीजन करनी है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करनी है. बिकॉज प्रीलिम्स का पैटर्न इज सच कि जिसमें विदाउट रिवीजन आप क्लियर ही नहीं कर सकते इस एग्जाम को. प्रीलिम्स आप निकाल ही नहीं सकते अगर आपने रिवाइज नहीं करा है. ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि बहुत बार ये होता है कि जब हम लोग क्वेश्चन पेपर देने के लिए बैठते हैं और हमने 1 या 2 बार रिवाइज किया या 1 या 2 बार हमने पढ़ा है, तो बहुत बार ये होता है ना कि क्वेश्चन पेपर सामने आने के बाद जो ऑप्शंस दिए होते हैं क्वेश्चन के नीचे आंसर्स के, उसमें से उस ऑप्शंस के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है. और यही यूपीएससी की इस एग्जाम की खासियत है कि आपको आंसर पता हो सकता है लेकिन उसके ऑप्शंस इतने ट्रिकी दिए हुए हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ऑप्शन ए है या बी है. बहुत बार तो ऐसे होते हैं कि दोनों सही लगते हैं, मतलब इतने सिमिलर होते हैं दो ऑप्शंस, जैसे कि मतलब जुड़वा भाई हो राम और श्याम, तो आपको बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आंसर चूज करना. इस वक्त आई बिलीव अगर आपने अच्छे से रिवाइज किया है, से फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई बुक 2 या 3 बार पढ़ी थी,
आपने उसके नोट्स बनाए हैं, तो उन नोट्स को आपको अच्छे से रिवाइज करना है मैक्सिमम टाइम। उसको रिवाइज करने के टाइम टेबल आप बना सकते हो, उसके लिए आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, तो वो आपको करना है। इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको 15 अप्रैल के बाद में कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो भी आपने अब तक पढ़ा था वो पढ़ना है। एक्सेप्ट आपको न्यूज़पेपर कंटिन्यू रखना है। आई वुड से कि आपको से 25 मई तक आपको न्यूज़पेपर कंटिन्यू पढ़ना है, और उसी के साथ साथ आपको जो भी मैगजीन आप करंट अफेयर्स के लिए पढ़ते हो, विजन आइज का मैगजीन हो या इनसाइट्स ऑन इंडिया हो, या जो भी मैगजीन आप पढ़ते हो, वो आपको कंटिन्यू करना है 15 अप्रैल के बाद में भी। ये दो चीज़ें बस आप नहीं पढ़ोगे, इसके अलावा आप नया कुछ नहीं पढ़ोगे। सेकेंड थिंग आई वॉन्टेड टू से इज रिविजन। उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो मैंने आपको बताया है। तो आप जितना मैक्सिमम हो पाए उतना रिविजन कीजिए जो आपने आप तक पढ़ा है। से अगर आपने 1 जनवरी से अगर आपने प्रिपरेशन करना शुरू किया है, तो तब से लेकर अब तक, मतलब आज 2-3 मार्च जो भी डेट है, अब तक आपने जो भी पढ़ा है उसका अच्छे से आपको रिवाइज करना इज इम्पॉर्टेंट। और इसी के साथ साथ अब जो आपका प्रीलिम आएगा, प्रीलिम के 2 दिन पहले तक आपने जो कुछ भी पढ़ा होगा उसकी मैक्सिमम रिवीजन आपको करना बहुत ज़्यादा जरूरी। तीसरी चीज़, जैसे अभी प्रीलिम क्लोज आ रही है, तो आप देखेंगे कि मार्केट में जो कोचिंग क्लासेस होती है या जो भी लोग नोट्स वगैरह बनाते हैं, मार्केट में ना एक तेज़ी आ जाती है। अगर आप दिल्ली में प्रिपेयर करते हो, तो आप जब ओल्ड राजेंद्र नगर की गलियों से गुजरोगे तो आपको दिखाई देगा कि वहाँ पे जो भी बुक स्टॉल्स वगैरह लगे रहते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और फिर हम लोगों को, मतलब उसमें कुछ गलत भी नहीं है, मतलब ये हमारी साइकोलॉजी ऐसी होती है ना कि जैसे हम अगर वहाँ पर चले गए तो जाने के बाद में फिर हमें हर चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है। नई नई नोट्स आती है, नई नई क्लासेस की नोट्स आई होती है, तो हमें वो दिखाया था ना कि भाई ये स्पून स्पून फीडिंग एक किस्म का हो रहा है कि आप ये नोट्स हमारे पढ़िए और 90 दिन के अंदर आईएएस बन जाइए। अजीब अजीब तरह की नोट्स होती है, तो वो हम अपने डिज़ायर को कंट्रोल नहीं कर पाते वहाँ पर फिर। तो मुझे लगता है कि उसको कंट्रोल करना इम्पॉर्टेंट है। जो भी नई नई मैगजीन्स या जो भी नोट्स या जो भी आपको वो स्पून फीडिंग के तौर पे जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस प्रोवाइड कर रहे हैं, आई बिलीव कि आपको वो नहीं पढ़ना चाहिए। सो अपने आप को रिफ्रेन कीजिए उस साइड जाने से। तो स्पून फीडिंग का जो भी मटेरियल मिलेगा, नया मटेरियल मार्केट में आएगा, उसके पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि यूपीएससी के इस प्रीलिम में क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, लेकिन उन नोट्स में से तो नहीं आना है। सो डू नॉट रीड दोज मटेरियल। उसके बाद में other important thing that I wanted to share is that टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट सीरीज देना। और मुझे लगता है कि आपने अगर प्रीलिम का स्टार्ट किया है पढ़ाई 1 जनवरी से, तो आपने टेस्ट सीरीज देना भी धीरे धीरे शुरू कर दिया होगा। व्हाट आई वुड सजेस्ट कि अब आपके पास में 90 डेज है, तो 90 डेज को आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है। एंड लेट मी से दिस, अगर आपके पास 90 डेज है तो यू ट्राई कि इन 90 दिनों में आप 90 टेस्ट सॉल्व करो। सो 90 प्रीलिम की जीएस के टेस्ट आपको सॉल्व करने का टारगेट बनाइए। टारगेट 90 का रखिए, 100 का रखिए, शायद आप 80-75 तो सॉल्व कर ही लेंगे, तो उसका टारगेट रखिए। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, एंड इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको कोचिंग क्लास में जाकर 2 घंटे बैठकर पेपर सॉल्व करना है और हर कोचिंग क्लास को पैसा देना है, क्योंकि एक कोचिंग क्लास मुझे नहीं लगता कि 90 टेस्ट सीरीज कंडक्ट करा पाती होगी। अलग अलग टेस्ट सीरीज के आप एक काम कर सकते हैं कि कोई एक कोचिंग क्लास का आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया, वहां पर जाकर आप पेपर दे दीजिए। लेकिन जो बाकी के कोचिंग क्लासेस है उनकी टेस्ट सीरीज की फोटो कॉपीज आपको कहीं भी मिल जाएगी, या फिर ऑनलाइन भी वो लोग प्रोवाइड करते हैं, तो आप वो खरीद के घर पे बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट इज कि 90 टेस्ट सीरीज का टारगेट होना चाहिए आने वाले 3 महीनों में, अगर आपने अब तक सॉल्व नहीं किया है तो। और रोज एक टेस्ट सीरीज करने का टारगेट होना चाहिए। 2 घंटे घर पे बैठकर फोन वगैरह सब ऑफ करके आपको 2 घंटे का टाइम लगाकर आपको टेस्ट सीरीज देनी है। सो इसके फ़ायदे भी है। पहली चीज़ तो ये है कि आपको मिस्टेक्स पता चलती है आपकी कहाँ हो रही है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम पेपर सॉल्व करने के लिए बैठते तो पता चलता है कि अरे ये तो आंसर मुझे आता था, लेकिन जल्दबाजी में मैंने ए करना था, बी को सर्कल कर दिया। तो ये ऐसी बहुत सारी सिली मिस्टेक्स हो जाती है, क्योंकि वो प्रेशर ही उतना ज़्यादा होता है एग्जाम हॉल का। तो वो सिली मिस्टेक्स और इन जनरल जो हम मिस्टेक्स करते हैं, वो अगर आपको अवॉइड करना है तो उसके लिए मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बहुत बार क्या होता है ना कि सिर्फ क्वेश्चन में दिखा होता है कि नॉट लिखा होता है और वो हमें दिखाई नहीं देता, हालांकि वो लोग उसको बड़े फॉन्ट में भी लिखते हैं, लेकिन वो हमारे दिमाग से निकल जाता है, फिर वो गलतियां वहां पर हमारी होने लग जाती है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज सॉल्व कीजिए, तो आपकी जो मिस्टेक्स है वो मिस्टेक्स कम कर पाएंगे।
उससे आपको और एक फायदा ये होगा कि आपको जो पेपर बनाने वाले लोग होते हैं उनका एक माइंडसेट पता चलता है, आप फैमिलियर हो जाते हैं उनके माइंडसेट से कि किस टॉपिक के ऊपर कैसा सवाल बनता है, ऑप्शंस कैसे निकाले जाते हैं और कैसे आंसर सॉल्व करने होते हैं। एक माइंडसेट आपका एक डेवलप हो जाता है, तो दैट माइंडसेट हेल्प्स यू। तो ये होता है ना कि जैसे आप अगर पेपर देने के लिए बैठोगे तो ऐसे नहीं फील होगा कि ये तो मतलब ये तो पूरी अननोन टेरिटरी है मेरे लिए, ये तो मुझे कुछ पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप फैमिलियर हो जाए एग्जामिनेशन से, और उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज सॉल्व करें। अब बहुत बार ये हो जाता है कि हम लोग जब टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं तब हम स्कोर को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं कि स्कोर नहीं बढ़ रहा है, 200 में से हार्डली 70, 75, 80, 90 ऐसा स्कोर आ रहा है, और अगर अभी तो मतलब सीट्स कम हो गई है, कंपटीशन बढ़ी है, पेपर पैटर्न पता नहीं कितना इजी आएगा, तो मे बी 100, 110 बियॉन्ड हमें स्कोर करना चाहिए, लेकिन मेरा स्कोर उतना नहीं आ रहा है। तो उस स्कोर के लेकर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अनटिल अनलेस वो यूपीएससी का एक्चुअल पेपर हो। स्कोर का ऐसा होता है कि कुछ क्लासेस की जो टेस्ट सीरीज होती है वो बहुत डिफिकल्ट निकलती है तो स्कोर आता नहीं है, कुछ क्लासेस का जो टेस्ट सीरीज होता है वो बहुत इजी निकलता है तो उसमें आपका स्कोर बहुत अच्छा आ सकता है। अगर आपका स्कोर बहुत ख़राब आया है तो आप डिप्रेस हो सकते हो। डिप्रेस होने के बाद में फिर आप सोचना शुरू कर दोगे, अपने आप को ही डाउट करना शुरू कर दोगे कि अरे मतलब मेरी प्रिपरेशन तो बिल्कुल ख़राब चल रही है, मेरा तो स्कोर ही नहीं हो रहा है। और आपका स्कोर अच्छा आता है तो आपके दिमाग में वो भी भर जाएगा कि चलो मेरी तो प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर रही है। तो आपके जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है या आपके जो एरियाज है जिसके ऊपर आपने फोकस नहीं किया, आप उसके ऊपर करोगे भी नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि हाँ मैंने ये पेपर ये बुक मैंने पढ़ी नहीं थी लेकिन फिर भी मेरा स्कोर अच्छा आया, तो चलो मुझे एक बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके नुकसान भी हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि टेस्ट सीरीज में आपका जो स्कोर आ रहा है उसको लेकर उसको ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो ज़्यादा हो चाहे वो कम हो। हमारा पर्पज़ है प्रैक्टिस, स्कोर सेकेंडरी है, वो स्कोर जैसा बढ़ना होगा वैसा बढ़ जाएगा, उसकी चिंता मत करिए। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज देनी है। उसके बाद में मुझे लगता है कि सीसैट सीसैट के ऊपर अब से मतलब आज से फोकस देना शुरू करना ज़रूरी है, 90 डेज अगर आपके पास है तो। क्योंकि सीसैट चूंकि क्वालिफाइंग हो गया तो बहुत लोग बोलते हैं कि चलो लास्ट मंथ में कर लेंगे या धीरे धीरे कर लेंगे, देख लेंगे, इंपॉर्टेंट तो जीएस है उसका स्कोर कर लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हाँ क्वालिफाइंग तो है ही, इतना उसको बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब टाइम आ गया है कि आज से सीसैट के लिए रोज़ 1.5 या 2 घंटा टाइम देकर हम लोग सीसैट की तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि धीरे धीरे अभी से आप स्टार्ट करोगे तो लास्ट के मंथ के ऊपर आपके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। सो अभी से ही आप रोज 2-2 घंटे प्रिपेयर करना उसके लिए शुरू कर दीजिए। तो सीसैट की प्रिपरेशन 2 घंटे रोज की करना आपको शुरू करना इंपॉर्टेंट है। और जब आपके पास आखिरी महीना रहेगा, से अगर आपने अच्छे से एनालाइज किया हो, तो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं मैथमेटिक्स के जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं जो रीजनिंग के होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो वही टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। तो आपको बस ऐसे टॉपिक सेलेक्ट करने हैं, उनकी ट्रिक्स समझनी है कि कैसे उनको सॉल्व करना है, और वो आपको करना है। उसी के साथ साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आई बिलीव कि आज के टाइम में सबका अच्छा ही होता है, तो अगर वो आपका खराब है तो यू इम्प्रोवाइज दैट। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, 2 घंटे 2.5 घंटे जैसे आपकी एबिलिटीज़ है उसके हिसाब से अभी से सीसैट को ध्यान देना शुरू कर दीजिए। अदरवाइज मतलब इसके भी चांसेस है कि हमने सोचा था कि फाइनल जो मंथ रहेगा, मई का जो महीना रहेगा, उसमें सीसैट स्टार्ट करेंगे, उसमें भी यही सोचा था कि मई में हम लोग टेस्ट सीरीज देना शुरू करेंगे, मई में हम लोग रिवाइज करना शुरू करेंगे, और मई में कोई नया स्टडी मटेरियल भी हम पढ़ लेंगे। तो ये हर चीज़ एक महीने में नहीं हो सकती, तो अभी से उसको प्लान करना, थोड़ा थोड़ा करके उसको ख़त्म करना इंपॉर्टेंट है। तो लिस्ट बनाइए टॉपिक्स की, और उन टॉपिक्स के हिसाब से अकॉर्डिंगली आप अपना टाइम टेबल बना के रोज़ 2 से 2.5 घंटे सीसैट के लिए अभी से देना शुरू कर दीजिए। एक चीज़ मैं फिर से रिइटरेट करना चाहता हूँ, मेंस का जीएस हो या ऑप्शनल हो या एसए हो, कोई भी चीज़ हो, आपको मेंस का पूरी तरीके से पढ़ाई ख़त्म कर देना इम्पॉर्टेंट है। वो ज़रूरी था कि आप 1 जनवरी से ही ख़त्म कर देते, लेकिन आई अंडरस्टैंड कि कोचिंग क्लासेस का कुछ एक शेड्यूल होता है जिसकी वजह से आपको उसकी पढ़ाई करते रहनी पड़ती है। लेकिन अब आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा है, तो मेंस का जो भी आप पढ़ रहे थे उसको छोड़ दीजिए। आपके दिमाग में ये ख्याल आ सकता है कि अरे मैंने अभी छोड़ दिया तो मेरा प्रीलिम पास हो गया, तो उसके बाद में तो मेरे पास टाइम नहीं बचेगा करने के लिए। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आप अभी तक उसको कर रहे हैं, आपने मार्च एंड तक मेंस की पढ़ाई की, और अगर आप प्रीलिम के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाए, आपका प्रीलिम आप पास ही नहीं कर पाए, तो जो मेंस के लिए आपने पढ़ा था उसका कोई यूज़ नहीं है फिर। मतलब वो नॉलेज आपके पास रहेगा लेकिन उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, आप उसको लिख नहीं सकते मेंस में क्योंकि आपका प्रीलिम ही पास नहीं हुआ है। लेकिन
अगर आप कुछ टॉपिक्स जो थे कि आप नहीं पढ़ पाए, टाइम नहीं था आपके पास और आपने मेंस की वो पढ़ाई नहीं कर पाए, प्रीलिम देने के बाद आपके पास लगभग 3 से 4 महीने होते हैं जिसमें आप वो टॉपिक्स कवर कर सकते हो। और अगर आप पास कर जाते हो प्रीलिम तो उसका कॉन्फिडेंस ही इतना ज़्यादा आपके पास आ जाता है कि उस कॉन्फिडेंस के बलबूते आप जो टॉपिक्स आप नहीं कर पाए थे आप उनको फटाक से फास्ट आप उसको ख़त्म कर सकते हो। सो ये इम्पॉर्टेंट है। तो मेंस की पढ़ाई पूरी तरीके से रोक देना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फुल फ्लेजेड डेडिकेशन के साथ, पूरे फोकस के साथ आपको मेंस की पढ़ाई करनी है। लास्ट थिंग आई वांटेड टू से इज दैट आपको आपके हेल्थ का ख्याल भी रखना है। आई अंडरस्टैंड कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ चुकी है और नेगेटिविटी छाई हुई है हर जगह। लेकिन इन सब के चलते आपको प्रेशर के अंदर आकर आपको आपके हेल्थ का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज सोचिए आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है पिछले 4-5 महीने से, 6 महीने से, और प्रीलिम के दिन अगर आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, आपको बुखार है या और कोई बीमारी आपको हो गई है, आपको फीवर है या कुछ है, तो उसके चलते आप अच्छे से पेपर अटेंड नहीं कर सकते। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छा खाना खाइए, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप अच्छे तरीके से पेपर अटेंड कर पाएंगे। एग्जामिनेशन का जो दिन रहेगा उस दिन या उसके एक दिन पहले कुछ मत पढ़िए। 2 जून को एग्जाम है, 1 जून को आपको कुछ नहीं करना है। अपने आप को शांत जितना रख सकते हैं उतना शांत रखिए, अच्छा खाना खाइए, कोई मूवी देख कर आइए, टीवी देखिए, जो करना है करिए। एक दिन पहले कुछ मत पढ़िए। जिस दिन एग्जाम है उस दिन भी कुछ मत पढ़िए। आपको बहुत बार दिखेगा ना कि जहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर अगर आप जाएंगे, जो मैंने खुद दिया था तो मुझे दिख रहा था कि एग्जामिनेशन होनी है, 2 घंटे में शुरू होना है पेपर, 2 घंटे पहले आप पहुंचे और आप देख रहे हो कि लोग लक्ष्मीकांत खोल के बैठे हैं। तो आपने मतलब 2 साल 1 साल जो भी पढ़ाई की है, प्रीलिम की जो भी 6 महीने पढ़ाई की है, उसमें आपने पढ़ाई करके कुछ नहीं कर लिया, तो आप मतलब 2 घंटे में पढ़ के आप क्या कर लोगे मतलब एग्जामिनेशन सेंटर में? तो वो आपके दिमाग में ऐसे भी रहना नहीं है। अवॉइड करिए, क्योंकि उससे खामखा का एक प्रेशर बिल्ड हो जाता है आपके ऊपर कि मतलब 2 घंटे बचे, चलो पढ़ता हूँ पढ़ता पढ़ता, पैनिक हो जाते हैं आप। इससे अच्छा है कि जितना भी पढ़ना है वो आप 1 जून से पहले पहले करके ख़त्म कर लीजिए। उसके बाद में एग्जामिनेशन के एक दिन पहले कुछ मत पढ़िए, एग्जामिनेशन के दिन भी आप कुछ मत पढ़िए। दिस वाज दीज ऑल थिंग्स आई वांटेड टू शेयर। मेरी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी अलग है, मतलब ये चीज़ें मैंने कॉमन शेयर की है जो हर प्रिपरेशन करने वालों में होती है। मेरा ऐसा था कि मैंने स्टार्ट किया था मेरे प्रीलिम होना था सम 23rd of August 2015। तो मैंने जो प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी वो प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट करी थी नवंबर 2014 से। एग्ज़ाम तो अगस्त में होना है, मैंने नवंबर से शुरू किया था बिकॉज मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मुझे किसी भी हालत में प्रीलिम्स निकालना था और मेरे पास टाइम था और मेरा मेंस का पढ़ाई करके हो गया था। तो आई स्टार्टेड 9 months बैक, मतलब 9 महीने का टाइम था मेरे पास प्रीलिम की तैयारी करने के लिए। तो मैंने 9 महीने मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसमें मैंने सब कुछ पढ़ के उसकी बार बार रिवीजन करके मतलब मल्टीपल रीडिंग्स करके ख़त्म कर दिया था। फिर मार्च के बाद में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इसमें मैंने रिवीजन्स करी थी। और जो मतलब आई कैन से दैट मैंने कुछ जो बुक्स है या चैप्टर्स है वो 10 बार भी पढ़े हैं। मतलब ज्योग्राफी के आई स्टिल रिमेंबर जो एनसीईआरटी है वो मैंने 10 बार पढ़ी थी। दैट वाज बिकॉज ज्योग्राफी मेरा वीक था और मेरे पास टाइम था, तो मैंने वो पढ़ लिया था अच्छे से इसको कंसोलिडेट करने के लिए। द पॉइंट इज़ कि आप कभी भी स्टार्ट करिए, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको एक्स नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज देने हैं। उसके बाद में आपका एक फोकस टारगेट होना चाहिए कि आपको कितना स्कोर आना चाहिए प्रीलिम के अंदर, एंड देन आपका वो स्केड्यूल आपको फॉलो करना है। तो वो कोई भी उसका रास्ता हो सकता है, कभी भी आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अभी 3 महीने बचे तो उसका मुझे लगता है कि दिस शुड बी द स्केड्यूल। सो यही चीज़ें मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आई विल रीट्रेट कि जो भी मैंने कहा है वो कोई ऐसा एक फार्मूला नहीं है कि उस फार्मूले को फॉलो करने के बाद आप लोग पास हो जाओगे। आपको कस्टमाइज़ करना इम्पॉर्टेंट है, उसको आपके तरीके से उसको कस्टमाइज़ करके आप तैयारी कर सकते हैं। यही चीज़ें आपके साथ मुझे शेयर करनी थी। बाकी मैं अपने बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा बिकॉज आई बिलीव काफ़ी हद तक लोगों को पता भी है और यूट्यूब के ऊपर काफ़ी चीज़ें हैं, तो आई विल नॉट टॉक मच अबाउट माई सेल्फ। तो अभी आपके अगर कुछ लाइव क्वेश्चंस है प्रीलिम से रिलेटेड तो वो मैं एड्रेस कर सकता हूँ। बुक लिस्ट का क्वेश्चन मुझसे मत पूछिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर एग्ज़ाम को 3 महीने हैं और 3 महीने रह गए और आपको फिर भी बुक लिस्ट नहीं पता है कि क्या पढ़ना है, तो आई बिलीव कि आपको आपका अटेम्प्ट भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। आई विल नॉट आंसर दैट क्वेश्चन। उसके अलावा अगर आपके प्रीलिम के कोई क्वेश्चन है तो लेट मी आंसर दैट।
सो आप कमेंट कर सकते हैं, आई एम रीडिंग योर कमेंट्स, तो मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे सकता हूँ। ओके, बहुत फास्ट हो रहा है। इंग्लिश का प्रिपरेशन कैसे करें? काफ़ी इजी है वैसे, आपको पैसेज सॉल्व करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो मार्केट से जाकर कोई भी क्लासेस की नोट्स ले आइए, या फिर आर एस अग्रवाल की बुक ले आइए जिसमें पैसेजेस है, पैसेजेस सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए, आपको आइडिया आ जाएगी कि कैसे सॉल्व करने होते हैं। कुछ जो डायरेक्टिव्स होते हैं इसमें दिए हुए, वो डायरेक्टिव्स अच्छे से समझ लीजिए, गूगल करिए उसको, और क्वेश्चन क्या है वो समझने की कोशिश करिए, और आपका जो स्पीड होता है पैराग्राफ पढ़ने का उसको बढ़ा लीजिए। आई वुड ऑल्सो सजेस्ट, जिन लोगों का मैथ्स वीक है वो लोग अगर अपना पेपर, जो सीसैट का पेपर अगर वो लोग दे रहे हैं, तो दे शुड स्टार्ट फ्रॉम इंग्लिश। सो इंग्लिश का जितना है उतना अच्छे से प्रिपेयर करिए, और इंग्लिश के सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसके बाद में लॉजिकल रीजनिंग के सॉल्व करिए, और उसके बाद में मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन है वो आप अटेम्प्ट करिए एग्जामिनेशन सेंटर में। अच्छा, मेरे को एक सवाल पूछा है कि मैंने प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। तो मेरा जो प्रीलिम मैंने दिया था, मैंने उसमें से 84 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, और लगभग 63-64 क्वेश्चन के आंसर मेरे करेक्ट थे। सो 84 आई अटेम्प्टेड। वो भी डिपेंड करता है ना कि कितने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं प्रीलिम में। तो मुझे लगता है कि वैरी करता है कि पेपर की डिफिकल्टी लेवल कितनी है। अगर पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आया है, अब डिफिकल्ट मतलब सिर्फ आपके लिए डिफिकल्ट नहीं, अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है तो सबके लिए डिफिकल्ट रहेगा। तो अगर पेपर आपको लग रहा है कि सबके लिए डिफिकल्ट रहने वाला है, तो आप एक कॉल ले सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इट मे वैरी बिटवीन 70 to 80 क्वेश्चन। और आपको लग रहा है कि पेपर काफ़ी बैलेंस्ड लेवल का आया है, तो आप फिर 80 to 85-90 तक आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको लगा बहुत ही ईजी आया, देन यू कैन टेक अ कॉल टू गो बियॉन्ड 90। सो मेरे टाइम में पेपर काफ़ी बैलेंस सा था, तो मैंने 80 क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे। लेकिन फिर भी वहाँ पर ये होता है ना कि अर्ज होती है कि यार अब मतलब और कुछ सॉल्व कर देता हूँ। तो वो 3-4 क्वेश्चन की रिस्क मैंने ली थी। तो 84 क्वेश्चन आई अटेम्प्टेड। ये क्वेश्चन पूछा है कि 50-50 अगर ऑप्शंस है तो उसमें आंसर कैसे चूज करना है। देर इज नो फॉर्मूला इसमें, आइदर यू नो द आंसर और यू डोंट नो द आंसर। तो इसमें ये नहीं है कि अच्छा मतलब इसका कोई फॉर्मूला है XYZ कुछ करके ए आंसर है या बी आंसर है। यू मस्ट नो द आंसर। तो उसमें दो ऑप्शंस में अगर कंफ्यूजन है तो अच्छे से पढ़कर जाइए, पहले से अच्छे से रिवाइज करके जाइए, क्योंकि फिर आपने दो आंसर के ऊपर अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो थोड़ा सा टाइम देखिए, आपके पास 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट का टाइम जो भी है, उस टाइम में अच्छे से डिलिब्रेट करिए उस क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन बार बार पढ़िए, ऑप्शंस को दोनों को बार बार गौर से देखिए, और फिर मुझे लगता है कि आप आंसर दे पाएंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ा था, अगर आपने अच्छे से रिवाइज किया था। सो दैट इज द ओनली ऑप्शन। लेकिन उसमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अगर दो ऑप्शन में आपको दिक्कत लग रही है, आपको अगर लग रहा है कि नहीं फिर भी आंसर नहीं निकल रहा है, तो आप उसको स्किप करके बाद में जो आपके पास लास्ट में टाइम बचेगा फिर से आप उसकी उस क्वेश्चन के पास आ सकते हो। हाउ मेनी टेस्ट सीरीज मैंने दिए थे, ये सवाल पूछा है। सो आई सॉल्व अराउंड 75 क्वेश्चन पेपर्स। 75 मैंने दिए थे, बट वो मेरे टाइम पे था। दिस मैंने जो आपको 90 का इसलिए कहा है कि बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि आपने अब तक कुछ नहीं किया है। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट। और अगर 90 का टारगेट रखोगे तो आई बिलीव 70-75-80 तक तो आप कर ही दोगे। बट अगेन दिस नंबर इज लाइक जो मुझे लगता है। ओके, कितनी रिवीजन करनी है, आई एम अगेन टेलिंग यू, इसका कोई फिक्स नंबर नहीं है। तब तक रिवाइज करिए जब तक अच्छे से कंसोलिडेट नहीं हो जाता और अच्छे से पेपर में उसके आपको नंबर नहीं मिलते। तो जब जितना ज़्यादा हो सके उतनी बार रिवाइज कीजिए। मतलब इट्स नेवर टू लेस, जितना करोगे उतना कम ही पड़ेगा आपको। तो जितना हो सकता है आपके पास जितना टाइम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा करिए। अब ये सवाल पूछा है कि राइटिंग स्किल कैसे इम्प्रूव करें। आई एम सेइंग कि प्रीलिम में राइटिंग स्किल की ज़रूरत है ही नहीं आपको, तो उसके बारे में आई विल नॉट आंसर दैट क्वेश्चन। अब किसी ने पूछा है कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम, दो मीडियम में पेपर होता है, तो इनमें से कौन सा मीडियम सॉल्व करना चाहिए और कौन से मीडियम को ये करना चाहिए। अगर आपका इंग्लिश थोड़ा सा खराब है तो आप हिंदी के बारे में सोच सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपने
स्कूल लेवल से हिंदी में कुछ पढ़ा हो या आपका ग्रेजुएशन में हिंदी सब्जेक्ट रहा हो, अगर हिंदी आपका हिंदी अच्छा है तो आप हिंदी में अटेम्प्ट कर सकते हो। अदरवाइज आई वुड सजेस्ट कि अगर आप वर्नाक्युलर मीडियम के हो, जैसे मराठी मीडियम से, जैसे मैंने खुद प्रिपेयर किया था, या कुछ और रीजनल लैंग्वेज से आप अगर प्रिपेयर किया है आपने, तो आई वुड सजेस्ट गो फॉर इंग्लिश। वो हमेशा एनी डे बेटर रहेगा। और अगर आप क्वेश्चन पेपर भी देखो तो उसमें एक दिया होता है कि अगर कोई एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का क्वेश्चन का जो आंसर है उसमें ये हो रहा है कि इंग्लिश का एक आंसर, जो इंग्लिश में जो छापा था, जो प्रिंट किया था, उसमें आंसर कुछ और आ रहा है और हिंदी में आंसर कुछ और आ रहा है। ये अगर मिसमैच होता है तो अंग्रेजी जो रहेगा उसको वैलिड माना जाएगा। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू अटेम्प्ट इन इंग्लिश अंटिल अनलेस आपका हिंदी बैकग्राउंड रहा हो। ये क्वेश्चन पूछा है कि कोचिंग करना जरूरी है क्या, ये बहुत लोगों का सवाल है। मैं कहता हूँ कोचिंग करना जरूरी है क्या, मुझे नहीं पता। मैं ये कह सकता हूँ कि आपको गाइडेंस की जरूरत होती है, तो वो गाइडेंस आपको कहीं से भी मिल सकता है। कोचिंग एक उसका सोर्स है, नो डाउट अबाउट इट। बहुत क्वालिटी की कोचिंग्स भी आ चुकी है, तो कोचिंग कैन बी वन ऑप्शन गाइडेंस के लिए। लेकिन देर आर लाइक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे आ चुके हैं, तो आप वो देख सकते हो। आपको सारा स्टडी मटेरियल, अभी गूगल गूगल कर लो, आपको सारा स्टडी मटेरियल घर पे मिल जाएगा। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं, तो आप उसका ऑप्शन है। आपके कोई सीनियर है या आपके कोई फैमिली मेम्बर से जो प्रिपेयर कर रहे हो, वो आपको गाइड कर सकते हैं। तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी, लेकिन आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। बेसिक में हर 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 जगह मैंने ये एग्जांपल दिया है कि मान लीजिए आपने भाग अगर मूवी देखी है, तो उसमें मिल्खा की जो एबिलिटीज़ है उनको यूटिलाइज करने के लिए, उनको अच्छे से कैपिटलाइज करने के लिए ज़रूरत होती है कि कोई उसको बताए कि आपका पोटेंशियल क्या है, और उस पोटेंशियल को अच्छे से यूटिलाइज करे किया जाए। वो कब होता है, जब उसको कोई बताता है, उसको एक गाइड होता है जो उसको दौड़ने के लिए मोटिवेट करता है, उसको ट्रेन करता है, तो वो गाइड इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन मतलब मुंह में से खून आने तक जो दौड़ना पड़ता है, जो मेहनत करनी पड़ती है, वो मिल्खा को करना पड़ती है। तो मिल्खा को उसका कोच कहता है कि भाग मिल्खा भाग, लेकिन भागना दौड़ना मिल्खा को पड़ता है। सो कोचिंग का भी वही है। तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि करना ही चाहिए और कोचिंग करोगे तो हो जाओगे, ऐसे कुछ नहीं है। लेकिन आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो गाइडेंस का एक ऑप्शन कैन बी कोचिंग, अदर ऑप्शन आप ढूंढ सकते हो जो भी आपको ठीक लगे। इन्वायरमेंट के लिए क्या पढ़ना है पूछा गया है। मैंने आईसीएससी की 9th और 10th की बुक पढ़ी थी, मैंने शंकर आईएएस की बुक पढ़ी थी, और मैंने murnal.org से उनके जो भी इन्वायरमेंट के नोट्स थे, जो सारी चीज़ें थे, वीडियो लेक्चर्स थे, मैंने वहाँ से प्रिपेयर किया था। ओके, तो और कुछ ज़्यादा कितने घंटे पढ़ना है, अगेन बहुत वैरी करता है। मतलब अभी चूंकि 3 महीने रह गए, तो आई बिलीव कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको एक कॉल लेना ज़रूरी है कि आपको मतलब 8 से 10 घंटे पढ़ना एटलीस्ट ज़रूरी है। तो वो देखिए, दैट इज़ लाइक मिनिमम 8 से 10 घंटे का है अभी तो। और जैसे आपकी प्रीलिम आखिरी महीने में आ जाएगी, तो वो डिपेंड करता है कि आपका कितना रिवीजन हुआ है, कितना आपने पढ़ लिया है, कितना सिलेबस आपने कवर किया है। उन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर आप कर सकते हो। अगेन देर इज़ नो ये कि इतना ही करना है, बट आई बिलीव कि 8 से 10 घंटे इज़ लाइक मिनिमम विच इज़ रिक्वायर्ड। चलिए ठीक है। बाकी क्वेश्चंस काफ़ी जनरलाइज आ रहे हैं, सो थैंक यू वेरी मच। आई रियली थैंक जिन लोगों ने ये फ्री अकेडमी नाम का प्लेटफॉर्म शुरू किया है आप सब लोगों के लिए। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, एंड आई विल थैंक देम टू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर टुडेज सेशन। और आप सभी लोगों को, जो लोग यहाँ पर अभी ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी को ऑल द बेस्ट आपकी प्रीलिम्स के लिए। मैं समझ सकता हूँ कि अभी आप लोग किस प्रेशर से गुजर रहे हैं, किस किस क्या भावना रही होगी आपकी। मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि 3 साल पहले मैं भी इस दौर से गुजर चुका हूँ। आई जस्ट से कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए, एक टाइम टेबल बनाइए, उसको फॉलो करिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए, नई चीज़ों को मत पढ़िए। मेंस का जो भी पढ़ा था उसको छोड़ दीजिए, टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, जो भी स्कोर आएगा उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और अपने आप को इम्प्रोवाइज़ कीजिए। थैंक यू।